नमस्कार साथियों। आज हम कहानी सुनेंगे बचपन कुम्भला न जाए। सुभाष उद्यान में चारों तरफ हरितिमा छाई हुई थी और यह भी बड़ी ही खूबसूरत कलात्मकता के साथ। सच और प्राकृतिक सौंदर्य भले ही प्रकृति की देन हो, पर रचनात्मकता के साथ पेश करना सृजनशील मानव के हाथ में होता ही है। यह उस उद्यान को देखकर मुझे समझ में आ रहा था। सच, जिसने भी इस उद्यान की इस स्वरूप की कल्पना की होगी और फिर उसे अमली जामा पहनाया होगा, उसके प्रयास किए होंगे, अवश्य कोई बेहद सृजनशील व्यक्तित्व रहा होगा। क्योंकि रचनात्मक प्रकृति का व्यक्ति ही रचनात्मक प्रकृति को इस तरह का रूप दे पाएगा, ऐसा मन में विचार चल रहा था। कितनी बड़ी शिद्दत से उसने इस बगीचे के हर कोने को संवारा है। यहाँ बाल मन के अनुरूप हवा से बात भी करने वाले झूले हैं, वहीं जल क्रीड़ा करती नन्ही नन्ही जल परियां मौजूद हैं, लुढ़कने को हरी हरी घास मौजूद है, और वहीं शारीरिक कसरत को सहज आकर्षित करने वाले रंग बिरंगे उपकरण भी करीने से सजे हैं। और मध्य में सुभाष चंद्र बोस एक तेजस्वी मूर्ति बरबसी मन मोह लेती प्रतीत होती है। जगह जगह इस खूबसूरत सी रंगीन बेंच लगी हुई हैं। बीच में बहुत खूबसूरत सा महादेव का मंदिर है, बहुत सुंदर छटा है उस मंदिर की भी। मेरा बाल मन भी ना ये सब देखकर उछलने कूदने को बेताब हुआ जा रहा था, और जो नेत्र हैं वो टकटकी लगाए बाल क्रीड़ाओं को देखने के लिए तरस रहे थे। क्योंकि अमूमन यही माना जाता है कि बगीचे हैं तो वह बच्चे होंगे, पर ना तो खुद बच्चों जैसी उछल कूद कर पा रही थी और ना ही मेरे नेत्रों को सुकून मिल रहा था। बालक कहीं भी उछल कूद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा गार्डन, पूरा उद्यान जो है सूना सूना सा नजर आ रहा था। पता नहीं इस शहर में नन्हे बालकों की कमी है या इस बगीचे की रौनक को किसी की नजर लग गई है। बगीचा बालकों के बगैर ना कुछ सूना सूना सा लग रहा है। इतने में एक अचानक नन्ही सी गुड़िया के साथ एक युवा जोड़ा दिखाई दिया। गुड़िया माता पिता से हाथ छुड़ाकर और दौड़कर झूले पे पहुंच गई। फिर फर फर फरफराती उसकी जो सुंदर सी फ्रॉक थी और चेहरे की मुस्कान जो थी, बगीचे में गूंजती उसकी किलकारियों वहां के सौंदर्य में चार चांद लगा गई। जबकि अन्य सभी झूले खाली पड़े थे। वह नन्ही पर एक झूले से झूलती, उतरती, उछलती और दूसरे में बैठती, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और सब झूलों का रसास्वादन करती। ऐसा लग रहा था वो उन सभी झूलों का जो सूनापन है एक साथ दूर कर देना चाहती है। पल भर में उसकी जो उपस्थिति है उस बालिका की, उसने पूरे उद्यान का सूनापन दूर कर दिया था। उस मासूम की जो खिलखिलाहट है उसको बयान करना मुश्किल लग रहा है, पर बेहतरीन थी वो। वह एक झूले से दूसरे झूल पे मंडराती हुई, ऐसे लग रहा था कि उसी बगीचे का हिस्सा ही हो मानो। गजब का सामंजस्य उसमें उस वक्त स्थापित हो गया था। उन झूलों पर, फूलों पर बहती हवाओं और नन्ही बिटिया के मध्य एक ऐसा सा तारतम्य सा दिखाई दे रहा था। क्योंकि कभी किसी फूल पर बैठती, कभी झूले पर बैठती, कभी कहीं दौड़ती, और कंटिन्यूसली वो रुकी नहीं कहीं किसी भी पल। पर अचानक ही वो सारे सौंदर्य के जो तार थे एक साथ झनकते उठे, तड़ाक की आवाज सुनकर। आवाज तेज थी, डर्टी गर्ल, सारी फ्रॉक गंदी कर दी, जगह जगह की गंदगी अपनी फ्रॉक पर चिपका ली। तमाचा खाकर भी ना वो गुड़िया मां से भाग छुटी और तेजी से दूसरे झूले पर पहुंच गई। फिर दोनों माता पिता तेजी से दौड़े और उसको पकड़कर अपनी बाहों में कैद कर लिया। उस नन्ही की रुलाई फूट पड़ी। ऐसा लगा मानो पूरा बगीचा उसके रुदन में शामिल हो गया। उसका जो रुदन है ना, इतना तीव्र था, और वह दृश्य मेरे लिए भी असहनीय हो उठा। पास जाकर के बोली, खेलने दो ना बच्ची को,
कितना खुश लग रही थी अभी। अरे नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड ने कनाडा से इतनी सुंदर फ्रॉक भेजी है, पहली बार तो आज इसे पहनाई है। देखो किसी गंदी कर दी इसने, पूरी ड्रेस का सत्यानाश करके रख दिया इसने। 3 साल की हो गई है मगर 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है, पूरे अपने पापा पर गई है। इन्हें भी जरा तमीज नहीं है अपने कपड़ों की। उसकी माँ के बोलने का जो अंदाज था उसने मुझे चुप रहने पर विवश कर दिया। उसका रौद्र प्राकृतिक सौंदर्य पर कुठाराघात कर रहा था, पर अब मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं। इतने में ही उसके फ़ोन पर रिमाइंडर की आवाज़ गूंज उठी। ओह, इसकी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया। चलो चलो अब घर चलो फटाफट। बस रास्ते में ईश्वर करे ट्रैफिक ना मिले, वरना क्लास मिस हो जाएगी। इतने छोटे बच्चे को ऑनलाइन क्लास? जी, इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाना है हमें इसका, और वह स्कूल अपने बच्चों के करियर का पूरा ध्यान रखता है और इंडिया में बहुत फेमस है वाला स्कूल। 1 लाख तो स्टार्टिंग में ही दिए हैं हमने प्रवेश पत्र के साथ ही उसके। आज के समय में बच्चों को टेक्नो फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो सब शुरुआत से ही होना चाहिए, तभी तो वो आगे इस टेक्नो फ्रेंडली दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। उसकी माँ ने बड़ी ही रौबदार आवाज़ में कहा। चलते चलते उसके पिता मुझे कुछ पहचाने से लगे। मेरी उन पर जैसी नज़र पड़ी ना, सोचा कि शायद हो सकता है मुझे पहचानते हो। मैं पास गई, गौर से देखा, काश वो पहचान वाले हो, मैं कुछ कह पाऊँ, क्योंकि उसकी मम्मी की तो कोई बात मेरे गले उतर नहीं रही थी, तो मेरी बात कैसे उनके गले उतरेगी, ये सोच के वहाँ तो चुप्पी साध रखना मेरे लिए अनिवार्य सा हो गया था। पास जाने पर लगा वो जाना पहचाना चेहरा। अरे आप रवि हो, राघव के मित्र? जी हाँ, मैं रवि हूँ। आप? मैं राघव की बहन। अच्छा, कल्पना थी। ओह, आपकी आवाज़ से पहचाना। हाँ, मैं कल्पना ही हूँ। दीदी, पर आप तो अनुसंधान केंद्र में थी। हाँ, मैं आज भी वही हूँ। मेरा कार्य सामाजिक अनुसंधान करना है, और इसीलिए समाज में जगह जगह आती जाती रहती हूँ। यहाँ इसी उद्यान में अपने इसी शोध वाले उद्देश्य को लेकर यहाँ बैठी हुई थी, पर मेरा जो सामना है इस बच्ची से हो गया। मेरा घर भी यहाँ पास में ही तो है। आओ चलो घर चलते हैं। नहीं दी, अभी नहीं, अभी इसकी ऑनलाइन क्लास का समय हो गया है, उसकी मम्मी बोली। अरे ये बहुत छोटी है अभी ऑनलाइन क्लास की वजह से प्रकृति की गोद में बैठकर खेलते हुए सीखने का मौका दो। मुक्त आकाश चाहिए उसे भी सीखने के लिए, बढ़ने के लिए। दीदी, आज ग्लोबलाइजेशन का समय है। विश्व स्तर पर हमारी गुड़िया पिछड़ न जाए, इसके लिए हमें तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, हमें ही तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का हर बालक विश्व स्तरीय मुकाम हासिल करे, पर उसके लिए हमें अपने बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में धीरे धीरे बढ़ने का अवसर देना होगा, अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासा को जगाने का अवसर देना होगा, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बल देना होगा, उसे पोषण देना होगा, और ये सब प्रकृति से ही तो संभव है, जिससे बालक आगे बढ़ने का कदम उठाएगा, स्वप्रेरित रूप में उठाएगा। कम से कम 5 साल तक तो हमको बालक को खेलने कूदने देना चाहिए। देखिए, अनुशासित व्यवहार सिखाना जरूरी है, वो सिखाना चाहिए। नहीं नहीं दीदी, आज तो कंपटीशन का टाइम है। हमें बच्चों को कंप्यूटर से दोस्ती करना, एआई से मिलवाना, एआई से काम करना, एआई का यूज़ करना, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। वरना बच्चा जब आगे चलकर, आगे बढ़कर इन सब चीज़ों का सामना करेगा तो पिछड़ नहीं जाएगा। उसे पुराने हिसाब से तो अब वो काम करने से रहा। हाँ ठीक है, तुम भी माँ हो तो अपने बच्चे का भला तो चाहती ही हो, ये मैं समझ रही हूँ, पर हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि बच्चे का भला वास्तव में है किस में।
ना मुझे ऐसे लग रहा है कि इसे लेकर अभी तुम थोड़ी सी भ्रमित हो। आओ घर चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। मैंने आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रखी है। आज है ना राघव आने वाला था, वैसे उसका फ़ोन आया है कि शायद वो ना भी आए, पर तुम चलो ना बेटा। तुम, हो सकता है मैं उसको दोबारा फोर्स करूँगी कि तुम भी आए और वो आ जाए, और तब तक अपन आलू के पराठे खा लेंगे। अरे वाह दीदी, ये पराठे तो मेरी किस्मत में लिखे थे। मुझे ना आपके हाथों से बने आलू के पराठे बहुत पसंद है। मैंने भी कई बार कोशिश की वैसे वाले स्वाद के बनाने, पर आप वाला स्वाद नहीं आ पाया कभी। खैर चल गुड़िया, तुझे भी आज टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे खिलाएंगे। कहकर गुड़िया को रवि ने अपनी गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर, आओ आओ चले, बहुत टेस्टी बनाती है पराठे दीदी। इनकी पत्नी रुआसी से हो उठी। उसे दुख था ऑनलाइन क्लास छूट जाने का, पर रवि अपने बचपन की यादों में प्रफुल्लित सा हो रहा था। उसे बचपन के दोस्त और बचपन के दोस्त की दीदी वो सारी यादें दिला रही थी। मतलब वो उछल रहा था उन यादों में। उसकी वाइफ फिर बोली उसको, तुम्हें तो बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। उसकी पत्नी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने भी उसे अनसुना करते हुए बात बदलने की गरज से कहा, तुम्हारा सूट बहुत प्यारा लग रहा है। अरे वाह, कनाडा से मेरी फ्रेंड ने भेजा है। ये वाला गुड़िया ने जो फ्रॉक पहना ना, ये भी मेरी फ्रेंड ने कनाडा से ही भेजा है। बर्थडे पे उसका गिफ्ट था, और साथ में उसने मेरे लिए भी ये सूट भेजा है। कनाडा में पंजाबी बहुत रहते हैं ना, इसलिए पंजाबी सूट वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। वो बहुत प्रफुल्लित मूड में आ गई कनाडा का बखान करते हुए, क्योंकि शायद मुझे ऐसे लगा कि किसी विदेशी से मित्रता होना उसके लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण था। और वह, खैर जो भी हो, गौरव भी था उसको, और मुझे उसके चेहरे पर उसी खुशी की दरकार थी भी, इसीलिए मैंने विषय को पलटा भी था। क्योंकि वो बेचारी ना मेरी वजह से थोड़ी अनमनी सी हो रही थी। खैर घर पहुंचते ही रवि राघव के जो बचपन के किस्से अपने चरम पर थे। बड़ा मज़ा आ रहा था उन शैतानियों को सुनने में, सुनाने में। सच बड़ा ही खुशनुमा माहौल बन गया था। बातें करते करते मैंने गुड़िया के लिए हल्के से मसाले वाला और उन दोनों के लिए सामान्य मसाले वाले आलू के पराठे बनाकर परोसे। रवि ने तो प्लेट हाथ में आते ही एक और मुंह में रख लिया, और उसकी पत्नी बोली, दीदी गुड़िया को मत दीजिए, रहने दीजिए, मैं इसको यह नहीं देती, हम खा लेंगे। मुझे बड़ा बुरा लगा। नहीं नहीं, खा लेंगे, मैंने इसके लिए अलग से बनाया है। अरे नहीं दीदी, इसके लिए क्रीमी वेफर्स रखे मेरे बैग में, मैं उसको वो दे दूंगी। अरे वो बाद में काम में आ जाएगा, मैंने इसके लिए स्पेशल मसाला, कम मसाला वाला डाल के पराठा बनाया है। लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डाली, गुड़िया रानी बहुत शौक से खाएंगी। उसने बोला, उसकी मम्मी ने, हाँ हाँ ये तो खा ही लेगी, पापा की तरह भुक्कड़ जो है। पर मुझे तो ध्यान रखना है ना उसकी डाइट का। वह ऐसा है, अभी मैंने देखा आप है ना लोहे के तवे पे पराठे बना रही थी। मैं तो कभी भी वो लोहे का गंदा तवा यूज़ ही नहीं करती, मैं तो हमेशा नॉन स्टिक ही यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। उसकी मम्मी ने अपना ज्ञान परोसा और मेरे आलू के पराठे से दूर करने का कारण भी स्पष्ट किया। पर ऐसा क्यों? अजी लोहे का तवा तो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे जब पराठा बनाएंगे तो लोह तत्व अचानक ही अनजाने ही हमारे भोजन में मिल जाएंगे। इससे मेरी सेहत को कोई खतरा नहीं, तुम निश्चित रहो। रवि की पत्नी तुनक कर बोली, वो तो ब्रांडेड बेबी फूड में होता है, मैं उसको देती हूँ, शुरू से बचपन से देती आई हूँ उसके लिए। आजकल तो विज्ञापनों में सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है, सबको पता है। मुझे तो लोहे का तवा कतई पसंद नहीं। उसने अपना ज्ञान फिर परोसा
उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझा। ऐसे लगा कि अब इस ज्ञान पांडे को क्या कहूँ, या तो चुप रहना ही बेहतर होगा। ये सोचकर चुप रह गई, क्योंकि वो मेरे घर मेहमान थी। खैर, पर एक विचार आया कि ऐसे जो अल्पज्ञानी ज्ञान पांडे हैं, हमारे समाज में नासूर बनकर उभरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आगामी नन्ही पौध का क्या होगा? यह विचार कुलबुलाने लगा। यह नन्ही पौध खिलने से ही पहले कहीं कुम्हला तो न जाएगी। इस सोच ने ना मुझे विचलित कर दिया। रवि तो आलू के पराठों का लुत्फ ले रहा था, पत्नी की सोच से ज़्यादा प्रभावित नहीं था वो, पर लगा उसकी मुख सहमति है, या उसके आगे उसमें बोलने का साहस नहीं था। खैर, जो भी हो, वो चुप रहा था। गुड़िया मचल रही थी पराठा खाने को। मैंने भी एक छोटा सा पीस उसकी तरफ बढ़ाया और उसे तुरंत मेरे हाथ से छीनकर झट से अपने मुंह में रख लिया। उसकी मम्मी ने जरूर पराठा से छुड़ाकर उसे बहलाने का प्रयास किया, पर वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर मेरे भी हाथ यंत्र चक्र और पराठे बनाने में जुट गए, पर दिमाग चनकर घिन्नी सा हो गया। क्या सही क्या गलत कुछ भी स्पष्ट नहीं। मान्यताओं का सच कितना अजीब है, हमें कितना सीमित कर देता है। बाल मन की जो उलझनें हैं कितनी सहज होती हैं, कितनी सहजता से अभिव्यक्त हो जाती हैं, और हम बड़े अपनी सोच के दायरे में सिकुड़ते जाते हैं। सही गलत सब कुछ मनमाना व्यवहार जैसा हो जाता है। हमारी मान्यताओं की जो दीवारें हैं वो हमें कूप मंडूक बनाकर कैद कर देती हैं। देखिए ना, अभी कुछ समय पहले ही सुभाष उद्यान की सुहावनी छटाएं जो हैं कितना रोमांचित से कर रही थी मुझे। सब कुछ बड़ा लुभावना सा लग रहा था। अजनबी जोड़ा, अजनबी गुड़िया की जो मासूम बाल सुलभ हरकतें हैं, मुझे सब कुछ सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मगर अब जान पहचान निकलने के बाद वो पहले वाली बात न रही। पहले कितनी सहजता फील कर रही थी मैं, और अब मुझे बात का शुभारंभ करना, अपनी बात को कहना, अपनी बात को रखने की पहल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसे कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। मैं कुछ कहूँ तो वह ज्ञान पांडे कुछ स्वीकार नहीं पाएगी, और उसकी हाँ में हाँ मिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि आंखें देखी मक्खी निगली तो नहीं जाती। पर खैर, उस वक्त चुप्पी से बेहतर और कुछ नहीं महसूस हुआ, क्योंकि वो मुझसे पहली बार मिली थी और मेहमान के रूप में मेरे घर थी। मेहमान ईश्वर का रूप होता है, तो मुझे उसे स्वीकारना था। स्वीकार नहीं पा रही थी वो बात अलग है। खैर, ये शांति से विदा हो जाए उसी में भलाई है। कुछ समय पहले हम अपनी कल्पनाओं में ही अपने बचपन में पहुंच खुशियों के समंदर में गोते लगा रहे थे। रवि और राघव से जुड़े हर किस्से को, हर घटना को वहाँ पे याद किया जा रहा था और मज़ा आ रहा था, और खुशियों का जो कारवां है अचानक ही ऐसे लगा कि ठहर सा गया। सुभाष उद्यान की जो ताजगी है, रवि से मिलने का जो सुख था, चाहे कल्पना में ही, राघव से मिलने का जो सुख था, उसके बचपन की जो सुहावनी यादें थी, अचानक मंद हो गई। पता ही नहीं चल पाया मुझे। पर हाँ, यह सच है, यह समझ में आ गया कि नकारात्मक एक सोच जो होती है ना, वो सब कुछ तहस नहस कर देने के लिए काफ़ी होती है। हम अपनी सोच को सकारात्मक रख पाएँ, वो बहुत अनिवार्य है। पल भर में सारे रोमांच पैदा करने वाले जो पल थे हवा हो गए, क्योंकि उस गुड़िया की मम्मी के चेहरे पे जो आते जाते भाव थे वो मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डाल रहे थे। बगीचे में उस गुड़िया को निहारना कितना खूबसूरत लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब जब वो गुड़िया मेरे घर में थी,
मुझे अनजाना सा डर लग रहा था। पता नहीं इस बारे में उसकी माँ कुछ अलग ही मान्यता होगी और इस बच्चे की मासूमियत कहीं कुम्हला न जाए। बार बार मेरे भीतर ऐसा लग रहा था, कुछ कहने की हिम्मत जुटाना चाहती थी पर जुटा नहीं पा रही थी। खैर, ढेर सारे पूर्वाग्रह साथ लिए थी वह महिला। रवि वर्तमान को जिंदा दिली से जी रहा था, मगर पत्नी के निर्देशों की अनुपालना भी शायद ज़रूरी था, इसलिए वो भी कर रहा था। गुड़िया मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुखातिब हुई। आलू का पराठा उसे ललचा रहा था, मगर माँ खाने नहीं दे रही थी। मुझे लगा चलो कुछ और दे देती हूँ। डिब्बे से एक बिस्किट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। वह तेजी से लपकी, मगर माँ ने फिर रोक दिया। ये वाला नहीं खाती, इसी तो सिर्फ लिमिटेड ब्रांडेड बिस्किट्स ही खाने की आदत है। फिर उसने अपने बैग में से एक बड़ी सारी चॉकलेट निकाली और बच्ची को बहलाने का प्रयास किया। उस माँ के विचार न लगातार मुझे हैरान परेशान करने वाले लग रहे थे। उसका बोलने का जो अंदाज था इतना अहंकारी और रोवीला होता था कि मुझे एकाएक चुप रहने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। अचानक टेबल पर पड़ा जो अखबार है उस पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर आज का सुविचार कॉलम जो था उसमें लिखा था, शिक्षा देने का अर्थ एक ज्योति को जलाना होता है, किसी बर्तन को भरना नहीं। ये सुकरात का विचार था। सच कहूँ, पढ़कर बड़ा सुकून मिला कि वह माँ अपने पूर्वाग्रहों से पूर्णतः भरी हुई है। अतः मैं वहाँ और कुछ जानकारी भरने का प्रयास नहीं कर पाऊंगी। किंतु यह सच है कि मन ही मन उस विषय पर सामाजिक शोध कर समाज में जागृति लाने का प्रयास करने की जो उत्कंठा है वो मेरे भीतर जाग गई। मतलब मैं सुकरात जैसी महान हस्तियों के वक्तव्य पर खरा उतरने की स्थिति में हूँ। मुझे करना होगा, उसके लिए प्रयास तो करने होंगे। सही दिशा में चल पाने का जो एहसास है वो आत्मविश्वास तो जगाता ही है, जो मेरा अभी थोड़ी देर पहले डावाडोल सा हो रहा था। उसकी माँ जब बोलती थी ना तो मुझे लगता था क्या मैं सही हूँ, मेरे मन में आता था प्रश्न, क्योंकि वो तो हर बार मुझे गलत सिद्ध कर रही थी। खैर, पढ़ने के बाद एक सुकून जगा, नहीं मैं सही दिशा में हूँ। खैर, नन्हे मुन्नों का जो बचपन है ना, आज पूरी तरह से विज्ञापनों में कैद है। सच है, चाचा ताऊ बुआ मौसी दादा दादी जैसे अनमोल स्नेहिल रिश्ते जो हैं और उनका जो खजाने हैं बच्चों के पास पहुंच से बहुत दूर है, ये सब समय की भेंट चढ़ चुके हैं। आज का जो बचपन है वो गूगल देवता की शरण में यदा कदा मुस्कुराने का प्रयास करता तो है, और इसी चक्कर में प्रकृति की जो गोद है वो सुनी हो चुकी है। 21वीं सदी का जो बचपन भरपूर खिलखिला पाए, इसके लिए एक ज्योति तो जलानी ही होगी ना, और वह बीड़ा मैं उठाऊंगी, यह मैंने मन ही मन प्रण किया। पर अपने परिवेश में अपने पहचान वालों के साथ में इस बात को कह पाऊंगी, यह प्रश्नवाचक चिन्ह फिर मेरे हाथ में, क्योंकि हम वही कह सकते हैं जहाँ कोई सुनने वाला हो। जहाँ सुनने वाला ना हो वहाँ कहना बेकार चला जाता है। खैर, मैं करूँगी, मैंने बीड़ा उठाया है। मुझे अपने आप में गुम देख वो लोग जाने को उत्सुक हुए। मैंने भी बड़ी ही गर्मजोशी से उनका धन्यवाद देते हुए उन्हें विदा कर लेना ही उचित समझा। अच्छा ठीक है, फिर आइएगा, एक औपचारिक सी बात मैंने भी उनके सामने कह दी, क्योंकि मुझे सामाजिक शोध हेतु एक नवविचार आ गया था तो धन्यवाद तो देते बनता ही था ना मुझे। खैर, नन्ही परी भी मुस्कुराते हुए नन्हे नन्हे हाथों से मुझे बाय बाय कर रही थी और मुझे मेरे आगामी शोध की दिशा मिल गई थी। मेरे चेहरे पर जमी वो नन्ही की जो मुस्कान है वो अभी तक मेरे चेहरे पर हटखेलियाँ कर रही है और सदैव
करती रहेगी। मैं भी प्रयास करती रहूँगी कि नन्हे मुन्ने बालकों की वो मुस्कान सदैव उनके चेहरे पर बनी रह पाए। नमस्कार, धन्यवाद।